आप देख रहे हैं आंवला न्यूज। नमस्कार, मैं योगेश, आंवला डिजिटल मीडिया, तीर्थ नगरी ऋषिकेश से। ये ऋषिकेश का लोकल चैनल है, इसलिए हमारा ऋषिकेश के लोगों से विशेष अनुरोध है कि कृपया इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये ऋषिकेश की समस्याओं को प्रकाशित करता है, उसको फोकस करता है, उसको विस्तार से बताता है, जिससे उसके समाधान का एक रास्ता मिले, एक नया विकल्प मिले और यहाँ के प्रतिनिधियों को एक दिशा दिखे ये कैसे जो है इसका समाधान निकले। उसी समस्याओं को लेते हुए कई अक्सर हमें नेता लोग कहते हैं कि आप समस्याएं क्यों छापते, उपलब्धियां क्यों नहीं छापते, तो हम उन्हें बताएंगे कि हमारे पत्रकारिता की शिक्षा में जो है ये विशेष रूप से कहा गया है कि जब आप समस्याओं को फोकस करेंगे और उसका समाधान होगा तभी जो है जनता को उसका लाभ होगा। अगर हम उपलब्धियों का ही बारे में बताने लगेंगे तो जनता की समस्याओं का कब प्रकाशन होगा, कब उसका समाधान होगा और समस्याएं कहीं धीरे धीरे विकराल ना हो जाए। आज उन्हीं समस्याओं को लेते हुए आंवला डिजिटल मीडिया हमारे यहाँ ऋषिकेश के जो बहुत बड़े पत्रकार हैं, वरिष्ठ पत्रकारों की श्रेणियों में आते हैं, उच्च श्रेणियों में आते हैं। कई साल हो गए उन्हें, लगभग 2 दशक से ज़्यादा समय हो गया है पत्रकारिता करते हुए। यहाँ ऋषिकेश तीर्थ नगरी की समस्याओं को उन्होंने बहुत गहराई से देखा है। विगत कुछ दिनों में जो है, कुछ दिनों पहले उन्होंने अतिक्रमण को लेकर, एमडीडीए के जो कार्य प्रणाली को लेकर, यहाँ की जो धर्मशालाएं हैं उसको लेकर और कई छोटी बड़ी समस्याओं को प्रकाशित करते रहते हैं। आज आंवला डिजिटल मीडिया में उनका हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन है। वो हमारे एक दैनिक अखबार के पत्रकार हैं, ब्यूरो प्रमुख हैं, उप संपादक हैं, वो हैं हमारे जितेंद्र चमोली जी। उनका बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन है। जितेंद्र जी, जरा शुरुआत समस्याओं से ही करते हैं। आप समस्याएं बताइए, क्या क्या गंभीर समस्याएं ऋषिकेश की जिसको आपने फोकस किया और जिसका समाधान होना बाकी है? देखो, ऋषिकेश ही नहीं, पूरा उत्तराखंड यानी पूरे देश में समस्याओं का अंबार लगा हुआ, क्योंकि हम ऋषिकेश का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं तो यहाँ ऋषिकेश की समस्याएं बहुत ज़्यादा हैं। जैसे मेन समस्या है अतिक्रमण को लेकर कि जगह जगह अतिक्रमण हो रखे हैं और लोगों ने सड़कों पर लोगों को चलने तक की जगह नहीं है। दूसरा क्या है कि जो एमडीडीए है यहाँ पर बिना नक्शे पास के करके लोगों ने मकान बिल्डिंगें खड़ी कर दी हैं, कॉमर्शियल बिल्डिंगें खड़ी कर दी हैं। अगर हिमालय क्षेत्र है, इसको वैसे भी अर्थक्वेक में रखा हुआ है, खुदा ना खासा कभी कोई भूकंप आता है या कुछ होता है तो बहुत बड़ी क्षति हानि हो सकती है उस समय। तीसरी बात यह है कि जो यहाँ की धर्मशालाएँ थी, आज से कई साल पहले यहाँ के जो दानदाता थे, उन्होंने जो लोग पैदल 4 धाम यात्रा जाते थे उनके लिए रहने के लिए धर्मशालाओं का निर्माण किया था, आश्रमों का निर्माण किया था। धीरे धीरे आश्रमों को खुर्द-बुर्द करके उनकी जगह कॉम्प्लेक्स बना दिए गए, आश्रमों को जगह होटल में तब्दील कर दिए गए। आज आप देखोगे कि तो एक भी आश्रम, एक भी धर्मशाला यहाँ बची हुई नहीं है। कुछ दिन पहले, अभी 2 दिन पहले, एक विधवा आश्रम थी जो महिलाओं ने खुद एक ऐसी महिलाओं के लिए बनाया था, जो अनाथ महिलाएं होती हैं, जो विधवा होती हैं, जिनका कोई नहीं होता है। उसको भी कुछ लोगों ने खुर्द-बुर्द करके पहले तो उसमें दुकानें बनाई, आजकल फिर उसमें बिल्डिंग बना के उसको बेचने की तैयारी चल रही थी। जितेंद्र भाई, एक ये मेन बात ये आती है, होता कैसे है ये, मतलब अतिक्रमण कैसे होता है, विभाग क्या कर रहा होता है, ये धर्मशालाएं कैसे खुर्द-बुर्द होती है? आपके पत्रकारिता के अनुभव में किसकी कमी है, किसकी गलती है, वो बताइए। देखो, इसमें तो एक हाथ से तो ताली बजती नहीं है, इसमें तो विभाग की भी गलती है, कुछ जो ये भूमाफिया उनकी गलती तो रहती है। वो तो खैर चाहती है कि हम इसको सब अपने पैसे बैठे, लेकिन सबसे बड़ा काम जो है यहाँ के जनप्रतिनिधि जो रहते हैं उनकी सबसे बड़ी कमी रहती है कि वो आँख बंद करके, क्योंकि जनप्रतिनिधि एक समाज का आईना होता है। जनता उसको इसलिए चुनती है कि हमारी समस्याओं को उठाएगा और जो गलत हो रहा हो उसको शासन के सामने रखेगा। दूसरी फिर जो इस काम को फोकस करता है वो शासन प्रशासन का रहता है। शासन प्रशासन कहीं ना कहीं इस मुद्दे को लेकर चुप रहता है, कुछ देखता नहीं है। अगर कई अखबारों में छप गया तो उस पर कोई कार्रवाई नहीं करता, अगर बिल्कुल फोकस कर तब जाके कार्रवाई करने की सोचता है। जी, आपने वन विभाग की भी जो भूमि थी उस पर भी फोकस किया था, उल्टा क्या हुआ, डीएफओ ने आपको जो है कुछ गलत शब्द कह दिए थे, इस बारे में भी फोकस कीजिए कि वो वन विभाग की भूमि का क्या प्रकरण था? देखो, वन विभाग की भूमि पर एक होटल स्वामी रास्ता बना रहा था, तो हमने उसको खबर को फोकस करके लिख दिया कि वन विभाग अपनी भूमि को बचा नहीं पा रहा। उल्टो डीएफओ का, बल्कि पत्रकारिता का सम्मान करते हुए ये कहना चाहिए था कि आपने हमको जगाने का काम किया, लेकिन उन्हें पता नहीं कौन सी बात पिंच लगी हमारी खबर पर, तो उन्होंने हमें कहा कि आप खबर को इस तरह से ना लिखें और रसूदात तो ना लिखें। हाँ, बल्कि हमें उन जो काम विभाग का था वो काम हम पत्रकारिता के हमें करना पड़ा। हालांकि हमारा काम भी पत्रकारिता के लोगों को जगाना का है और इतना तो हमारे साथ पत्रकारिता का जगत में चलता रहता है। जी,
ये धर्मशालाओं के खुर्द-बुर्द में किसका बड़ा हाथ होता है? इस नगर निकाय का होता है या प्रशासन का होता है? इस बारे में भी आपकी पत्रकारिता का अनुभव क्या कहता है? देखो, नगर निगम की नगर धर्म की जो धर्मशाला है वो नगर निगम के अधीन, नगर पालिका के अधीन आती है। तत्कालीन जब नगर पालिका थी, अब नगर निगम बनी है, नगर पालिका के दौरान ही कई धर्मशालाएँ बिक चुकी थी। उस समय किसी ने ध्यान नहीं दिया इस पर, और खासकर प्रशासन ने भी कोई इस पर संज्ञान लिया। हालांकि इसको बचाने को लेकर स्थानीय लोगों ने कई बार धरना प्रदर्शन किया, कई दिनों तक धरना प्रदर्शन किया, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ हो नहीं पाया। लेकिन अभी फिर भी कई धर्मशालाएं जो खुर्द होने की तैयारी में है। ये कैसे बचाया जाए इन धर्मशालाओं को? या कुछ धर्मशालाओं के जो स्वामी है वही बेच तो नहीं रहे, या उनको ही लालच देके बिकवाया जा रहा हो? देखो, धर्मशालाएं जो जिन जिन लोगों ने धर्मशालाएं बनाई थी वो दानदाता होते थे, और दानदाता अब यहाँ नहीं है। अब धर्मशालाएं जैसे किसी के संचालन में चल दी गई तो भाई फलाना आदमी उसका संचालन करेगा, दानदाता तो अब चला गया यहाँ से, दुनिया से। लेकिन जो संचालन करता है वही उसको खुर्द-बुर्द करने की तैयारी में लगा हुआ रहता है। आपकी क्या राय होगी? सरकार क्या करे? इन धर्मशालाओं को अपने अधीन कर ले या किस तरीके से नगर निकाय के अधीन करे? कैसे इन धर्मशालाओं को बचाया जाए? नहीं सर, मेरे तो सरकार से ये राय है, और सरकार को ये अनुरोध भी है कि धर्मशालाएं सरकार को अपने अधीन में लेने जाए, और जब तक जितनी धर्मशालाएं ऋषिकेश में थी उसकी गिनती की जाए और कितनी बिकी हैं। उन धर्मशालाओं को अगर वो बिक चुकी हैं, अगर वो होटल में तब्दील भी हो जाए, फिर भी उसको अपने अधीन में ले लिया जाए और उसको धर्मशाला का स्वरूप बना दिया जाए, और उसमें तीर्थ यात्री जो आते हैं उनको रहने की व्यवस्था। आपने देखा, 4 धाम यात्रा में लोगों के पास रहने की जगह नहीं होती है, लोग सड़कों पर खुलेआम सोए रहते हैं। जी, एक हमने देखा ये चंद्रभागा नदी के किनारे और दूसरी नदियों के किनारे खारा स्रोत नदी का खूब अतिक्रमण हो रहा है। आते हैं लोग कहीं से, बस जाते हैं। इस पर आपकी पत्रकारिता का क्या अनुभव कहता है? उस बारे में भी फोकस। देखो, इसमें मेन कारण है हमारे जनप्रतिनिधियों का। वो अपने चंद वोटों के खातिर उनका प्रमाण पत्र और तमाम जो निवास के जो चाहिए होते हैं वो उनको बसा देते हैं, उनकी ढाल बन के खड़े हो जाते हैं। लेकिन जब प्रशासन इनको हटाने की कोशिश करते हैं, वो खड़े वहाँ पर उनको बचाने के लिए खड़े हो जाते हैं। मेन इसमें जनप्रतिनिधि से अनुरोध है कि गलत काम के तरफ वो बिल्कुल ध्यान न जाए, चाहे कितना भी बड़ा वोटर क्यों ना हो। उनको एक समस्या के रूप में देखें। अब क्या होता है कि जब वो बच जाते हैं तो उनकी मजबूरी होती है, अब उनको हटाएं कहाँ हटाएं? या तो उनके लिए कोई व्यवस्था की जाए पहले, या फिर उनको बसने न दिया जाए, एक सिस्टम से चला जाए। जी, एक जितेंद्र भाई ना, ये आस्था का प्रतीक है। भिक्षा के रूप में भी लोग भिक्षुक आ जाते हैं, पहले तो रहते हैं यहाँ पे, फिर बसने की कोशिश करते हैं, फिर शादी विवाह भी हो जाता है। कई उदाहरण हैं, जैसे आपकी चंद्रभागा नदी है, सरवान नगर है, ये कई पहले भिक्षा प्रवृत्ति करते थे, उसके बाद फिर बस गए, फिर ठेली लगाई, फिर कुछ लगाया। ऐसे भी आबादी यहाँ की बढ़ी है। इस पे भी क्या कुछ रोक लगनी चाहिए या कुछ कानून बनने चाहिए? देखो, ये भारत में रहने वाला आदमी तो कहीं भी आ सकता है, लेकिन भिक्षा, जहाँ तक भिक्षा की मामला है, ये तीर्थ नगरी में आदिकाल से चला हुआ है। भिक्षा साधु मांग के ही खाता था। हाँ, जहाँ तक जो छोटे बच्चे हैं उनसे भीख मंगाने का सवाल है, वो कानूनी अपराध है। जी, और इनकी शिक्षा और इनकी परवरिश और जो इनका बसावट होती है उसको कैसे नियंत्रण किया जाए? क्योंकि ये बसते फिर नदी के किनारे हैं, सरकारी ज़मीनों पर ही हैं, इस पे कैसे नियंत्रण किया जाए? देखो, इस पर सरकारें नियंत्रण कर सकती है, क्योंकि उनका पहले देखा जाए कि अगर ये बसें हैं तो कैसे, किस हिसाब से बसें हैं, कहाँ से आए हैं, इनका वेरिएशन क्या है। सरकार को इस पर ध्यान देने की जरूरत पड़ेगी। जी, एक यहाँ पे ना जितेंद्र भाई, सब्जी मंडी की बड़ी समस्या हो रही है। छोटी मंडी पहले बड़ी संकरी गली में थी, उसके बाद जो है कोरोना काल आया, थोड़ा डिस्टेंस की बात हुई, फिर उसे नगर निगम के पास कर दिया गया। अब कह रहे हैं कि सड़क के बगल में है तो कभी भी कोई दुर्घटना हो सकती है। उस समस्या पर आपका क्या फोकस रहेगा? बिल्कुल, NS की जो सड़कें हैं वहाँ पर जिस तरह की सब्जी मंडी लगनी चाहिए वो तो लगनी चाहिए। सब्जी मंडी के लिए सरकार को या नगर निगम को एक उचित स्थान इनको देना चाहिए, ताकि वहाँ पर लोग सब्जी खरीद सकें। भीड़ भाड़ इलाकों वाले में सब्जी मंडी तो लगनी नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं। उनको एक अच्छा सा चौड़ा सा स्थान दे के वहाँ पर सब्जी मंडी को लगाया जा सकता है। एक पार्किंग की बड़ी समस्या, आपने भी कई बार इसको फोकस किया होगा। त्रिवेणी घाट में भले यहाँ पार्किंग है, लेकिन रास्ते भर में वो 4 पहिया गाड़ी आ नहीं पाती है। इस वजह से भी जो है कई बार यहीं जाम लग जाता है। तो पार्किंग की समस्या पे भी आपने कई बार ध्यान जागृत किया होगा, उस बारे में क्या? बिल्कुल, पार्किंग की जो सबसे बड़ी समस्या है वो है अतिक्रमण। सड़कों पर जो अतिक्रमण हो रखा है उस वजह से पार्किंग के लिए जगह नहीं हो पाती है और सड़कें संकीर्ण हो गई हैं। और दूसरा क्या कि जब दुकानदारों ने अपने कॉम्प्लेक्स बनाए हैं और नियम के अनुसार उन्होंने उसमें पार्किंग नहीं छोड़ पाई, जिस कारण यहाँ पार्किंग नहीं हो। जहाँ तक सरकारी पार्किंग है, नगर निगम के पास कोई सरकारी पार्किंग नहीं है। नगर निगम को उस पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। ध्यान देने की। एक अब हम धार्मिक उसमें आएंगे। ये हम लोग त्रिवेणी घाट में हैं, ये गंगा मैया का भी है, यमुना मैया का भी है, सरस्वती मैया का भी है, त्रिवेणी संगम कहते हैं। लेकिन यहाँ कहीं त्रिवेणी संगम दिखाई नहीं देता। जितेंद्र भाई, इस बारे में क्या कहेंगे आप?
बिल्कुल, आदिकाल से यहाँ पे सरस्वती गंगा जमुना बहती थी और ये आपने देखा भी होगा, कुंड भी है, उस कुंड पे वहाँ पे अब सरस्वती, जिसको आप नाला कहते हो, कभी वो नदी हुआ करती थी और जिस हिसाब से यहाँ का स्वरूप था उस हिसाब से इसका स्वरूप को रखा नहीं गया। आज सरकार को इस स्वरूप को बदलने की ज़रूरत है और जो पौराणिक स्वरूप है उस पर लाने की ज़रूरत है। इसमें सरकार को विशेष ध्यान देना पड़ेगा ताकि जिस नाम से उत्तराखंड और ऋषिकेश जाना जाता है उस स्वरूप को वापस लाने के लिए सरकार को प्रयास करना पड़ेगा। जी जितेंद्र भाई, जाते जाते जो है आप अपनी समस्त बातें, जो भी आपके विचार हैं, बात हैं, खुल के आप हमारे मंच के माध्यम से जनता को बताइए। जो भी आप कहना चाहते हैं सब खुल के कहिए आप जितेंद्र। देखो, मैं तो आप अपने जनप्रतिनिधि से यही कहूँगा कि जो समस्या हैं उनको लेकर अपने जो पटल है, जो संविधान ने उनको बात उठाने के लिए जो पटल दिया है वहाँ पर उठाएं। और जहाँ तक ये अतिक्रमण का मामला है और धर्मशालाओं को कब्जाने का मामला है, वन विभाग की ज़मीन का मामला है, इस पर सरकार को विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि हम जब इन चीज़ों को बचा पाएंगे तभी अपने उत्तराखंड की रक्षा कर पाएंगे। जितेंद्र भाई, एक सवाल अभी जागा मेरे दिमाग में। आजकल जो है पत्रकार और सरकार के बीच एक विरोध देखने को मिल रहा है। सरकार कह रहे हैं कि हमें जो है दबाने की कोशिश की जा रही है, ब्लैकमेलिंग की कोशिश। क्या पत्रकारिता में ब्लैकमेलिंग हो सकती है क्या, या जब सरकार गलत है या तब ब्लैकमेलिंग होती है? ये क्या है, इस समझ में परे है ये? देखो, जहाँ तक ब्लैकमेलिंग का मामला है, ब्लैकमेलिंग कौन लोग होते हैं? या तो खुद गलत हो। जब आप ब्लैकमेलिंग नहीं होते, जो पत्रकार ब्लैकमेलिंग कर रहा है तो उसके खिलाफ आप मुकदमा दर्ज क्यों नहीं कर रहे हो? इसका मतलब आप जो ब्लैकमेलिंग हो रहा है वो कहीं ना कहीं गड़बड़ है। अगर गड़बड़ नहीं है तो वो सर जाए और जो संविधान ने छूट दे रखी है उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करे, पत्रकारिता के खिलाफ भी। ये पत्रकारों को धमकियाँ और क्या बोलते हैं ब्लैकमेलर आम प्रचलन में हो गया है। भाजपा भी, कांग्रेस भी, सभी पार्टियां जो है पत्रकारों को कुछ समझ ही नहीं रही है, जबकि हमें आईना कहा गया, स्तंभ कहा गया। इस बारे में क्या कहेंगे आप? देखो, धीरे धीरे जो पत्रकारिता का जो स्वरूप चेंज हुआ है उसको लेकर भी कई बदलाव हमें लाने की ज़रूरत है। अब पहले पत्रकारिता एक मिशन हुआ करती थी, अब क्या है कि पत्रकारिता एक बिजनेस भी हो गया है और बिजनेस के तौर पे कई दबाव पत्रकारों पे भी आने लगे हैं, जिस कारण पत्रकारों को कई चीज़ बोला जाता है। और जहाँ तक ब्लैकमेलिंग या ब्लैकमेलिंग की बात करें तो इससे कोई अछूता नहीं है। आज सरकार पे आरोप लगते हैं, बड़े नौकरशाह पे आरोप लगते हैं और पत्रकार भी इसी दुनिया का हिस्सा है। इस बारे में ज़रा सरकार को भी थोड़ा आप चेता दीजिए कि पत्रकारिता में ब्लैकमेलिंग जो होती है, जो करता है, आरोप क्यों नहीं लगाते हैं, थोड़ा विस्तार से बता दीजिए। मेरे को तो बिल्कुल सरकार से जो ब्लैकमेलिंग का आरोप लगा रहा है उसको खुल के तथ्य सामने रखने चाहिए कि भैया ये फलाना पत्रकार ब्लैकमेलिंग कर रहा है और इस कारण हमें ब्लैकमेलिंग कर रहा है। किन वजहों से, उन वजहों को सामने लेके आए कि हमारी ये वजह और इस वजह से मुझे ब्लैकमेलिंग करने के काम कर। अगर आप सही नहीं, अगर आप गलत हो तो फिर आपके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज होना चाहिए, खाली पत्रकार के ऊपर नहीं। ये हमने देखा है जितेंद्र भाई ना, सत्ता पक्ष मजबूत होता है, सब प्रशासन उसके अधीन होता है, पत्रकारिता को ऐसी कोई सुरक्षा व्यवस्था मिली नहीं। अभी कुछ समय पहले एक पत्रकार पर हमला भी हो गया, आपके भी खिलाफ बोला गया, लेकिन ये कैसे बचा जाए पत्रकार को इन चीज़ों से? देखो, पत्रकारिता, जो पत्रकार लिखेगा और जो सच्चाई दिखाएगा उस पर हमले भी होते हैं, होते रहे हैं, आदिकाल से होते रहे हैं। कई पत्रकारों ने प्रेरणा झीली, जेल गए इस पे हमले। लेकिन ये है कि सरकार को उस पर ध्यान देने की ज़रूरत है कि अगर कोई पत्रकार अपना काम निष्पक्ष तरीके से कर रहा है, अगर उसका कोई अनहोनी हो रही है तो सरकार को इसके लिए सख्त कानून बनाने चाहिए। ये हमारे साथ जितेंद्र भाई थे, जितेंद्र चमोली जी थे, जिन्होंने बताया कि जो है यहाँ की कितनी गंभीर समस्या है और पत्रकार का सिर्फ एक काम होता है, उस समस्याओं को फोकस करके उसके समाधान के लिए सरकार को जगाना, चेताना, प्रशासन को जगाना। वहीं जो पत्रकार निष्पक्ष तरीके से लिखता है, बोलता है, उसके ही खिलाफ कभी कभी षड्यंत्र भी रचे जाते हैं, जैसे हमारे जितेंद्र भाई के साथ भी हुआ। उन्होंने जब वन विभाग को चेताया कि उनकी भूमि पर अतिक्रमण हो रहा है, कोई जो है सड़क बना रहा है ज़बरदस्ती, खुद डीएफओ ने इनको कहा कि जो है आप हमें इस तरीके से बताने का प्रयास ना करिए, अपने कटु शब्द हम पर मत थोपिए। और उस समय जो है इनको जो है कई चीज़ों का सामना भी करना पड़ा। ऐसी एक पत्रकार पर हमला भी हुआ, कई पत्रकारों पर इस तरीके की चीज़ें आती है, उनको ब्लैकमेलर तक कहा जाता है। पर जितेंद्र भाई ने कहा है कि जिन वजहों से उसको ब्लैकमेलर कहा जा रहा है या वो ब्लैकमेलिंग कर रहा है, उन वजहों को सामने रखने की ज़रूरत है। हमारे खबर को आप ध्यान से देखिएगा, ये एक पत्रकार का जो है पत्रकार के साथ वार्तालाप था। कई गंभीर समस्याओं को हमने यहाँ सामने रखा है, ऋषिकेश की कई गंभीर समस्या जिसको जितेंद्र भाई बहुत समय से देखते हुए आ रहे हैं, जिनका समाधान अभी होना बाकी है। और जो सबसे बड़ी समस्या, तीर्थ नगरी को जो धर्मशालाओं की नगरी कहा जाता था, आज वो धर्मशाला ना होकर यहाँ पे कॉम्प्लेक्स बन गए हैं, होटल बन गए हैं।
उस पर भी देखने की ज़रूरत है। मैं अपने सहयोगी अरविंद के साथ योगेश, आंवला डिजिटल मीडिया, तीर्थ नगरी ऋषिकेश और देवभूमि उत्तराखंड।